हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अब आप लोग आ गए हैं क्लास नाइन्थ में। तो आप सब हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो देखिए, यूट्यूब पर इंग्लिश का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को यही दिक्कत रहती है, ना तो यूट्यूब पर उन्हें अच्छा कंटेंट, अच्छा सोर्स मिलता है, एंड ना ही उनको स्कूल में कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक इनिशिएटिव लाया है। तो इसमें हम क्लास नाइन्थ की जो साइंस की विज्ञान की बुक है, हम उसमें एक एक चैप्टर, एक एक लाइन उसमें हम अच्छे से समझेंगे, एंड सारे चैप्टर्स एक महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। एक क्लास के अंदर एक वीडियो नहीं होगी तो 2 क्लास के अंदर होगी, 3 क्लास के अंदर होगी, बट एक एक वर्ड का मतलब आप सबको पता चल जाएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आप ये साइंस की जो बुक है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। एंड एक और बात, हम एक हर लाइन का एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, लेकिन जहाँ भी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप कमेंट करके पूछेंगे अपने सारे डाउट, मैं हर एक कमेंट का आंसर करूँगी। ओके, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स। अब पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, फिर समझेंगे कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो क्या है, कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका स्वरूप कैसा है। ठीक है, अब देखिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम अपने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, यानी कि अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो हमें बहुत सारी वस्तुएं नज़र आएंगी, जैसे आपके हाथ में पेन है, नोटबुक है, बैग है, टीवी, फ्रिज। तो ये सब बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि आकार, आकृति और बनावट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया है, यानी कि इस पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, पदार्थ। जैसे जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, यानी ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी क्या है, हमारे पदार्थ हैं। जितनी भी चीज़ें आपको आस पास में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं वो सब चीज़ें ही पदार्थ होती हैं। अब देखो, ऊपर लिखी बात, ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। द्रव्यमान का अर्थ होता है कि वो कितनी भारी हैं, ठीक है, कितना उनमें मटेरियल है अंदर, और ये कुछ स्थान घेरती हैं, यानी कुछ, जैसे आपका पेन है, अपने पेन का कुछ वज़न भी है, और अपने पेन को आप अगर जैसे नोटबुक पे रख रहे हो तो वो अपने स्थान भी तो ले रही है ना। तो जो भी पदार्थ जिनका अपना द्रव्यमान है, जिनका अपना आयतन है, और जो स्थान घेर रही हैं उसको हम पदार्थ बोल देंगे। जैसे हमारी नोटबुक है, हमारा बैग है, तो हम बैग को रख रहे हैं तो बैग का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ उसका मास है, वजन है, और जितना वो आयतन घेर रही है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आयतन भी घेर रही है, और कुछ ना कुछ वो स्थान भी घेर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक पदार्थ है। ठीक है, अब देखो, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा, यानी कि प्राचीन टाइम में तो इतनी कुछ नॉलेज थी नहीं, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें थी तो उनको जानने का प्रयास चालू हमेशा रहता था, जैसे कि आज भी चालू है। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। अब पहले के जो दार्शनिक थे उन्होंने 5 पंच तत्व को पदार्थ माना है, जैसे कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन 5 चीज़ों को उन्होंने पदार्थ माना है, यानी कि जितने भी पदार्थ बने हैं वो इन 5 चीज़ों से बने, इन पंच तत्वों से बने हैं। ठीक है, अब देखो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जैसे हम हैं तो इन्होंने इंसानों को भी सजीव माना है, पेड़ों को भी पदार्थ माना है, सजीवों को भी पदार्थ माना है, और निर्जीव वस्तुओं को भी पदार्थ माना है। तो ये आपको पैराग्राफ थोड़ा समझ आ रहा है कि पदार्थ क्या है, कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं भी लग रहा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण क्या होते हैं, एक होते हैं रासायनिक गुण, एक होते हैं भौतिक गुण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। भौतिक यानी कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा वो दिखाई दे रहा है और कैसा वो बना है। ठीक है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं चलती थीं।
एक तो ये था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। पहला तो ये मानते थे कि एक लकड़ी का टुकड़ा जैसे बिल्कुल सरफेस उसकी सीधी होती है तो वैसे सतत होता है, प्लेन होता है। दूसरा ये माना जाता था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ये दो विचारधाराएं बनती थी कि या तो पदार्थ एकदम सीधा है लकड़ी की तरह, या फिर बहुत सारे रेत के कणों से मिलकर बना होता है। अब आगे हम एक एक्टिविटी देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। तो एक 100 ml का बेकर लेंगे, यानी कि कोई भी बर्तन मान लीजिए, 100 ml का कोई भी शीशी ले ली, कोई बर्तन ले लिया, उसे हम इसमें वैज्ञानिक भाषा में हम उसको बीकर बोल देते हैं। इस बीकर को जल से आधा भर लीजिए। माना कि हमने ये बीकर ले लिया, अब इसको जल से आधा भर दिया, ठीक है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दीजिए। यानी कि ये हमें नमक दिया हुआ है या शर्करा या शुगर दी हुई है, तो इसमें हम पोर कर देंगे। इसमें हमने डाल दी, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, इसमें हमने बहुत सारी शुगर डाल दी, ठीक है। अब जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या होगा? क्या वो गायब हो जाएंगे या फिर कोई बदलाव आएगा? अब देखिए, आप खुद सोचिए, जैसे आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें आप जैसे शिकंजी बनाते हैं ना, तो नमक या मिश्री घोलते हैं, तो क्या वो पानी का लेवल बढ़ जाता है? बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता ना। तो क्यों नहीं बढ़ता? वो बढ़ जाना चाहिए ना। मटेरियल में और मटेरियल डाल रहे हैं तो उसका वजन भी बढ़ जाना चाहिए, उसकी वॉल्यूम, उसका आयतन भी बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ये हमारे पास पानी पानी है, अब इसमें ना छोटे 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 स्पेस होता है बीच बीच में, जैसे ये पानी के कण हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इनमें बीच में स्पेस रहेगा। जैसे ही आपने चीनी मिलाई तो वो इनके बीच में जाकर घुल जाएगी। इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ जाकर चीनी बैठ जाएगी और वो घुल जाएगी, लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। घुल गई है चीनी, नमक डाला है, नमक घुल गया, लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पानी के जितने भी कण थे अंदर, उनके बीच में बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। सॉलिड में भी होती है, यानी ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। ठोस में बहुत कम होती है, द्रव में थोड़ी मीडियम होती है, एंड गैस में बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो पानी में भी बीच बीच में जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ वहाँ चीनी जाके बैठ गई और घुल गई, और पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ी। आपको समझ तो आ रहा है ना? क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। जो भी आपको कंप्लेंट रहे, जो भी शिकायत रहे, कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है ना, आप प्लीज़ कमेंट में करके बताना, क्योंकि एक भी वर्ड अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने ये एक्टिविटी करके दिखाई हुई है कि ये एक पानी का बीकर था, ये यहाँ पे पानी है, इसमें हमने जो भी है चीनी या नमक जो भी है वो यहाँ डाला, और यहाँ देखो बीच में जगह है ना, तो यहाँ पे ये भर गया, ठीक है। जब हम जल नमक में घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जितने भी रिक्त स्थान थे, जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे रिक्त स्थान हैं, देखो बीच बीच में, यहाँ जितने भी, इसमें देखो ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुमने, इन बीच बीच में जगह है ना, तो यहाँ पर जाके देखो ये भर गए ना, यानी कि पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी, समावेशित यानी घुल जाएंगे अंदर। तो अब तक हमने देख लिया कि पदार्थ के बीच में जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, और वो स्थान घेरती हैं कुछ ना कुछ। अब आगे देखते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में, तो हम इसको करके देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये थोड़ा पर्पल कलर का होता है, इसमें पिंक कलर का दे रखा है ना, थोड़ा पिंकिश कलर ही होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में डाल लें। इस घोल में से 100 ml 10 ml घोल निकालकर उसमें 90 ml जल मिला। ये हमारे पास बीकर है 100 ml का, इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट लेकर दूसरे बीकर में हमने डाला, दूसरे में से 10 ml निकाल कर तीसरे में डाला, और साथ साथ हम इनमें पानी भी भरते जा रहे हैं। इसमें से निकाल कर इसमें डाला, इसमें से निकाल कर इसमें डाला, ठीक है। अब देखिए कि पहले में डाला तब थोड़ा डार्क कलर का था, थोड़ा गाढ़ा था, जब दूसरे में भरा इसको तब थोड़ा हल्का रंग का हो गया, तीसरे में और हल्का हो गया, फिर लास्ट में थोड़ा और हल्का हो गया। तो ऐसे 5 से 8 बार करोगे ना, तब हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पदार्थ है वो उसके जो कण हैं, क्रिस्टल हैं, वो कितने छोटे हैं, कितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं कि हमने 10 बार अगर बीकर चेंज कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो भी वो कलर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, एक स्थिति में ये कण छोटे और एक स्थिति में ये कण
और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि जैसे जो बीकर हमारे पास साफ़ पानी था, धीरे 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 ये हल्का रंग हुआ, जैसे जैसे और मिलाते जाएंगे फिर से हमारे पास साफ़ हो जाएगा। यानी कि हमारे जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डेटोल भी डाल सकते हैं। आपने देखा ही होगा नहाते टाइम या फिर कहीं चोट लग जाती है तो हम अगर पानी में डेटोल डाल रहे हैं तो कैसे वो वाइट वाइट सा पानी हो जाता है। या पानी में हल्का सा दूध डाल के देखो, वो रूह अफ़ज़ा आता है रेड रेड कलर का, वो डाल कर देखो, फिर उसे किसी और साफ़ पानी में डालो, उसमें थोड़ा निकाल के फिर से साफ़ पानी में डालो और बार बार आप एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि वो कलर कहीं ना कहीं रह रहा है। वो जो रेड कलर आ रहा है, पिंकिश कलर आ रहा है, वो आ ही रहा है। बहुत हमने 8 से 10 बार अगर ये एक्टिविटी करी है तो आ ही रहा है कलर। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें दिखाई तो वो देंगे ही नहीं। तो पहली हमने देखी थी उनके बीच में बहुत सारी कुछ ना कुछ जगह होती है। सेकंड हमने देखा कि पार्टिकल्स, इसके कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है, उनके लक्षण कैसे होते हैं ये देखते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ज़्यादा फिर बुरा लगता है ना। देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ होता है, ये हमने देख लिया, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मूव करते रहते हैं। अब देखो, अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा। अब अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है। अब देखो, आप खुद सोचो, हमने जब हम पूजा करते हैं मंदिर में घर पे, हमने अगरबत्ती नहीं जलाई है, अभी पैकेट में रखी है, तो क्या हम उसकी खुशबू ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे ना ऑब्वियसली। अगर हम उसके बहुत ज़्यादा पास जाएंगे और फिर स्मेल करेंगे उसकी, तभी हम उसकी सुगंध सूंघ पाएंगे। जब हमने उसको जला दिया, पूजा वूजा कर ली, लगा दिया, तो उसमें से जो धुआं, उसमें से जो निकल रहा है ना, वो पूरे रूम में फैल जाता है और उसकी खुशबू भी फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जलाने पर तो वो खुशबू दूर तक चली गई और नहीं जलाया था तब हम बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही थी। सेम चीज़ हमारे साथ खाने के साथ भी होती है। अगर खाना बन रहा है तब तो किचन में खाना बन रहा है और बेडरूम तक हमें खुशबू आ जाती है कि आज तो ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं, आज तो पनीर बन रहा है, पता चल जाता है, आज तो मलाई कोफ्ते बन रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर खाना ठंडा है, फ्रिज में रखा है, कहीं भी रखा है लेकिन ठंडा है, तो उसकी स्मेल तो बेडरूम तक नहीं आएगी, हमें किचन में जाके उस प्लेट को नाक तक लाना पड़ेगा तो उसकी खुशबू आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर देते हैं किसी पदार्थ को, तो पदार्थ के अंदर जो भी कण होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जो भी पदार्थ के अंदर जो भी कण है वो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, निरंतर वो गतिशील होते हैं। तो उसकी खुशबू चारों ओर तक फैल जाती है, चारों ओर वो कण फैल जाते हैं, तो हमें खुशबू जल्दी आ जाती है। टेम्परेचर बढ़ा इसीलिए उसकी मूवमेंट बढ़ गई थी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम था तो पदार्थ के कणों की मूवमेंट भी बहुत कम थी। अब देखो, जल से भरे 2 गिलास और 2 बीकर लें। पहले बीकर से के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल और नीली शाही की डाल दें, दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में, अब आप खुद ये करके देखना, अगर 2 गिलास में आप पानी लेना, एक में अपने पेन की शाही रिफ़िल निकाल के और उसमें शाही डाल देना, जल्दी से घुल जाएगा। वहीं अगर शहद डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वो बहुत गाढ़ा है, उसके जो कण है वो आपस में बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत आकर्षित होकर चिपके हुए हैं, तो वो नहीं घुलेगा जल्दी से, ठीक है। और शाही के चिपके हुए नहीं है, खुले हुए हैं, आकर्षण उसमें इतना नहीं है, तो वो क्या है, पानी में डाल देंगे जल्दी से घुल जाएगा। अब ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ेंगे, ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके देखेंगे, करके नहीं देखेंगे, पढ़ के देखेंगे। सिर्फ नहीं समझ आएगा आप कमेंट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने क्या क्या देखा? पहली चीज़ हमने देखी कि पदार्थ के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो कण हैं, वो कोई ना कोई जगह घेरते हैं, कोई ना कोई अपने आसपास पदार्थ के कणों के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है। सेकंड चीज़ हमने देखा कि उसके कण बहुत छोटे होते हैं और मूव करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अगर वो सॉलिड भी है ना, आप बोलोगे कि हमारे हाथ में पेन है, तो इसमें भी जो कण है ना वो भी मूव कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, पर वो मूव कर रहे हैं, भले थोड़ा सा ही करो बट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, 3 स्टेट होती है पदार्थ की, ठोस होती है, द्रव होती है, और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, एडजस्ट करना प्लीज़। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें बहुत पास एकदम पास कण रहेंगे। द्रव है, उसमें थोड़े दूर दूर रहेंगे। एंड गैस है, उसमें बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इसमें तो एकदम पास है कण, इसमें बहुत दूर दूर है थोड़ा, और इसमें बहुत ही दूर है। यानी कि सॉलिड में, ठोस में हमारे आकर्षण ज़्यादा होता है कणों में, द्रव में थोड़ा कम होता है, एंड गैस में बहुत ही कम होता है। अब देखो, इससे भी एग्जांपल समझते हैं इसका भी।
मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते बहुत मज़ा आ रहा है। देखो, एक खेल के मैदान में अब जैसे ये आप खुद पढ़ेंगे, ये बता देती हूँ। इन्होंने हाथ पकड़ के, मान लो घूम रहे हैं, हाथ पकड़ के ये घूम रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो ये लोग इधर और इधर गिरेंगे नहीं। अगर ये लोगों ने हाथ छोड़ दिया तो सब दूर दूर हो जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो ये होती है अट्रैक्शन पावर, और ये एक्टिविटी भी आप खुद पढ़ेंगे। इसको हम इसको समझते हैं कि नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया ना, निरंतर गतिशील होते हैं। ताप बढ़ने से कणों की गति तेज़ होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बता दिया अभी। लोहे की कील और चौक का टुकड़ा, आप ये सारे एप्लीकेशन आप खुद करेंगे, सॉरी एक्टिविटीज़ आप खुद करेंगे ये। हाँ, प्रश्न देखते हैं, चलो। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, अच्छा पदार्थ बताने हैं। कुर्सी, जी बिल्कुल। वायु बताना पदार्थ है या नहीं है। स्नेह, यानी जैसे हमारा डिओड्रेंट होता है ना, इत्र वगैरह, वो। गंध, घृणा, देखो घृणा तो एक भावना है ना, भावना कैसे पदार्थ हो सकती है, ये तो नहीं होगी। गंध पदार्थ होगी, क्योंकि गंध में ही तो सुगंध है या बदबू जो भी है, उसमें अगर किसी पार्टिकल्स हैं, कण हैं, तो वो ही तो हम सूंघ रहे हैं ना, तो उसमें तो ये तो पदार्थ है। बादाम, विचार नहीं, ये भी भावना ही होगी ना एक तरह से। शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये सब आप सोचकर और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पदार्थ क्या होता है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक नहीं, कि उसके पास जाना पड़ता है। ये भी मैंने आपको अभी आंसर बताया है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर क्या होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, मछली वगैरह पकड़ते हैं या जो भी हैं, गोते लगाते हैं, वो पानी को कैसे काट पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो भी पानी के छोटे छोटे कण हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, तो बहुत कम भी नहीं होती, इतनी जगह होती है कि हम आसानी से उसमें जा सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। अगर पत्थर की कोई शिला है, उसके अंदर तो नहीं जा सकते हम, उसमें तो नहीं तैर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें इतना स्पेस ही नहीं है, इतने अट्रैक्टेड हैं उसके पत्थर के कण कि हम उस पर ऊपर तो बैठ सकते हैं, पर सरफेस के अंदर नहीं जा सकते। पानी में जा सकते हैं, हवा में उड़ नहीं सकते, गिर सकते हैं ना। तो वैसे ही पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, मैंने क्या क्या बता दिया। पदार्थ जगह घेरते हैं, आयतन घेरते हैं, पदार्थ की कोई ना कोई छोटे छोटे उसके कण होते हैं, और क्या बताया मैंने, और इसके पार्टिकल्स जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आप इसमें लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट जल्दी जल्दी देखते हैं, बस समझ में आना चाहिए, वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो। अब देखो, पदार्थ की अवस्था है, मैं पेन चेंज कर लूँ, बहुत देर से यही है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो पदार्थ, हाँ ग्रीन अच्छा है। पदार्थ की अवस्थाएं, अब हम इसकी अवस्थाएं देखते हैं, ठीक है। किसके स्टेट क्या क्या, कितनी तरह के पदार्थ हो सकते हैं। पदार्थ हो सकते हैं ठोस, द्रव और गैस, मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले देखते हैं ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में देखते हैं हम अच्छा, इसमें एक्टिविटी दे रखी है, देखो पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, और क्या क्या लिया है इन्होंने। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का रेखाचित्र बना दीजिए। क्या इन सभी का आकार निश्चित है, यानी कि देखो इन शॉर्ट आप ये समझिए, जो भी हमारे पास ठोस वस्तुएं होंगी उनका कोई ना कोई आकार निश्चित होगा, कुछ ना कुछ उसकी स्पष्ट सीमाएं होंगी एंड उसका स्थिर आयतन होगा। जैसे हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है, जैसे हमारे हाथ में पेन है, थोड़ा गंदा सा पेन बना है, पर ये हमारे हाथ में पेन है, ठीक है। इसका कोई निश्चित आकार है, जी बिल्कुल है। स्पष्ट सीमाएं हैं, बिल्कुल है। स्थिर आयतन है, बिल्कुल है। अब ऐसा तो नहीं है पेन को हमने बाल्टी में डाला और उसका आयतन चेंज हो गया, इसका आकार चेंज हो जाएगा। हाँ वो टूट सकता है, बट आकार तो वही है ना उसका। इन पर हथौड़ा मारने से टूट सकता है, खींचने से भी टूट सकता है, गिरने से टूट सकता है, बट आकार तो वही रहेगा उसका, पिघल तो नहीं जाएगा। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, इनका संपीड़न। अब देखो संपीड़ित क्या होता है, संपीड़न क्या होता है। इलास्टिक देखा है कभी, हम उसको खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं। फोम, स्पंज देखा है, स्पंज फोम, उसको हम एकदम कंप्रेस करेंगे, छोटा हो जाएगा, और इलास्टिक को हम खींचेंगे, लंबा हो जाएगा, बट वो लंबा होके भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो आगे, उसको बोलते हैं संपीड़न, खींचने को। देखो हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। यानी किसी भी ठोस को हम खींच कर लंबा नहीं कर सकते, दबा कर छोटा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पेन को ज़ोर से ऐसे खींच दिया और ये छोटा सा पेन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हमने इसको ज़ोर से खींच दिया और ये 5 इंच का पेन ये हो गया 1 मीटर का, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। देखो रबड़ बैंड को क्या माना जाना चाहिए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? देखो रबड़ बैंड को हम ठोस ही मानेंगे अगर उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, संपीड्यता होती है कि अगर हम उसे खींच रहे हैं तो हाँ बिल्कुल उसका आकार चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसे छोड़ा वो फिर से अपने जो शुरुआत में जो उसका स्ट्रक्चर था, उसकी अवस्था थी, वो वापस वही ले लेता है। तो ये इसमें संपीड्यता का गुण है, लेकिन ये एक ठोस ही है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी, अब देखो जैसे ये चीनी के क्रिस्टल हैं छोटे छोटे। अब आप तो बोलोगे कि मैम इस बाउल में चीनी डाली हमने तो बाउल की शेप आ गई, जब जग में डाली तो जग की शेप आ गई, चम्मच में ली तो चम्मच की शेप आ गई। ऐसा है, बट अगर एक पार्ट हम देखें, ठीक है, एक छोटा सा कण हम देख रहे हैं उसका, चीनी का छोटा सा पार्ट जो है, एक ऐसी तो होती है शुगर, तो उस एक पार्टिकल का तो नहीं चेंज हो रहा ना शेप, उसको हम दबा रहे हो खींच रहे हो, उसको तो नहीं शेप चेंज हो रही। हाँ बहुत सारे पार्टिकल लेंगे तो चेंज हो रही है, बट बहुत सारे हमें क्यों लेने, हमको तो एक पार्ट से मतलब है ना, शुगर के एक टुकड़े से मतलब है, बहुत सारी थोड़ी लेनी है। तो वो ये ठोस ही है। स्पंज क्या है? अब देखो स्पंज कैसा होता है, स्पंज कैसा होता है? स्पंज होता है ये, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर हमने इसको दबाया तो ये दबा के इतना सा तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक उसकी पोजीशन ऐसी आएगी कि वो उससे ज़्यादा नहीं कंप्रेस हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं दब सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद हैं, होल हैं, उनमें हवा भरी रहती है, तो ये पूरा अपनी शेप में रहता है। और जैसे ही हम इसको दबाएंगे, जैसे ही हमने इसको दबाया तो ये छोटा तो हो जाएगा, क्योंकि पूरी हवा इसके बाहर निकल जाएगी और ये एकदम छोटा सा हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही छोड़ोगे हवा भर जाएगी, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो ये भी एक ठोस ही है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, और अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगा। अब चीनी है, चीनी या नमक को अपने हाथ में लेंगे, प्लेट या जार में रखेंगे, इनके क्रिस्टलों में आकार नहीं बदलता। आप कैसे भी किसी भी बर्तन में चीनी, नमक, गुड़, दाल, किसी को भी रख दो, वो अपने आकार नहीं बदलेंगे अपना, ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनके वायु का समावेश होता है, इन्हें दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाती है और इनका संपीड़न संभव होता है, खींचना या दबाना, ठीक। अब हम देखते हैं द्रव अवस्था के बारे में। अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, यानी जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों को 50 ml पर निशान लगा दें, यानी कि आप इसको एक किसी भी बर्तन में 50 ml आप भर लेंगे, ठीक है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है? जैसे एक गिलास में हमारे पास पानी है, दूसरे गिलास में हमारे पास शहद है, एंड तीसरे गिलास में हमारे पास तेल है। तो हम तीनों को अगर ज़मीन पर फैला दें तो क्या होगा? प्रत्येक बार आयतन एक समान रहेगा, या द्रव का आकार एक समान रहेगा, या द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन पर उड़ेलने पर आसानी से बहता है। अब पानी को जैसे ही हम फर्श पर उड़ेल देंगे तो बह जाएगा वो, वैसे ही वहीं शहद को अगर हम उड़ेलें तो वो नहीं बहेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सॉलिड है, मतलब, ठीक है। और तीसरे गिलास में हमारे पास जैसे ऑयल था, तेल था, तो उसको अगर हम उड़ेलेंगे तो ज़्यादा पानी की तरह भी नहीं बहेगा और शहद की तरह एक जगह भी नहीं रहेगा। अब प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब देखो
कि वातावरण की जो गैसें होती हैं विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। अब सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, हम सांस लेते हैं ना। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं, यानी जो हम स्थल पे रहते हैं वो वायु से सांस लेते हैं, और जो जल में रहते हैं वो जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है ना उससे सांस लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठोस द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव होता है। अब देखो, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विश्रण यानी फैलने की क्षमता जो होती है वो ठोस में कम होती है और द्रव में ज़्यादा होती है। अब जैसे हमारे हाथ में कोई जैसे ग्लास में ही पानी भरा है, ग्लास को जैसे ही फर्श पर डाल देंगे, फेंक देंगे, तो पानी तो बिखर कर फैल जाएगा, लेकिन क्या ग्लास का जो मेटल है वो फैलेगा? वो तो नहीं फैलेगा, क्योंकि वो तो ठोस है। इसीलिए ठोस की अपेक्षा द्रवों में विश्रण अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब देखो, मैं 3 स्टेट आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास ठोस है, ये हमारे पास द्रव है, एंड ये हमारे पास गैस है। ठीक है, इसके कण इतने पास पास रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल फैलने की क्षमता ही नहीं होती इनके पास, एकदम जुड़े हुए, अट्रैक्शन से एकदम जुड़े हुए होते हैं। द्रव के थोड़े दूर दूर रहेंगे, इसलिए ये ठोस से ज़्यादा फैल सकता है। और सबसे ज़्यादा क्या फैल सकता है? गैस, जिसके बहुत ज़्यादा दूर दूर कण हैं। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा पास हैं, इसके थोड़े और ज़्यादा फैल रहे हैं, और गैस के बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। गैस के आपने देखा होगा ना, जैसे हम परफ्यूम को थोड़ा सा स्प्रे करते हैं और उसकी खुशबू कितनी दूर तक फैल जाती है। वो इसीलिए फैलती है क्योंकि वो गैस फॉर्म में है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में उस बोतल में भरा हुआ है, लेकिन वो है तो गैस ना। अब आगे देखो, अब है गैसीय अवस्था। ठीक है, आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है? जो गैस एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। पता लगाएं कि सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भरता है, एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर सकता है, और उस सिलेंडर में कौन सी गैस है। चलो, ये तो आप खुद करोगे, एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जब आप खुद करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड्यता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। यानी किसको कंप्रेस कर सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस में से गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रेशर से उसको उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। गैस को इतना कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, एंड सॉलिड फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, हमारा गैस सिलेंडर होता है, उसमें हम गैस भरते हैं। देखो, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी सिलेंडर भरते हैं ना, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर है, संपीड़ित गैस होती है उसमें, यानी कंप्रेस करके एकदम लिक्विड फॉर्म में भर देते हैं उसमें। आजकल वाहनों में भी सीएनजी का यूज़ होता है, उसमें भी कंप्रेस करते हैं। अब संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास इतनी एयर है या गैस है कोई, इसको सिर्फ इतने से परफ्यूम की बोतल में हमें भरना है, तो हम कैसे भरेंगे? इतनी, भाई ये तो इतनी सारी गैस है ना, इसको इतनी सी बोतल में कैसे भरी जाएंगी? अब इसको इतना प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि ये कम होकर सिर्फ इतनी सी एकदम लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी, और वो इसमें हम भर सकते हैं। इतना कंप्रेस करते हैं इसको। देखो, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से रसोई में प्रवेश किए बिना ही हम बता सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। अगर हमारे किचन में हमारी मम्मी कुछ अच्छा खाना बना रही है, गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं या सब्ज़ी बन रही है, ठीक है, तो उसकी खुशबू हमारे बेडरूम तक आ जाती है, हम तो वहाँ तक उसको सूंघने नहीं जा रहे, तो ये गंध हम तक कैसे पहुँचती है? तो खाने की जो गंध के कण हैं वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। अब पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करना है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से हो जाता है। यानी कि गैसें जो हैं बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं, तो वो दूसरी गैस में भी मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अपना स्थान चेंज कर सकती है। आप देखो, ये ठोस है, मान लो इस ठोस में कुछ ये एक शुगर की क्यूब रखी है, तो इसके कण ये रहे कितनी पास पास हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, बिल्कुल हिल ही नहीं सकते। अब ये द्रव है, द्रव में थोड़े दूर दूर हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये इधर फ्री मूव कर रहे हैं। और वहीं गैस में जो कण है इतने से एरिया में, वो कितनी दूर दूर हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से विचरण कर सकते हैं, ये थोड़े कम कर सकते हैं गैस से, और ये सबसे कम करते हैं।
अब आगे है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और बहुत तीव्र होती है। जल्दी से कोई यहाँ कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है एंड बहुत ही फास्ट जा रहे हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को गैस का दबाव कहते हैं। यानी कि जैसे ये एक बॉक्स था, इसमें हवा भरी है, तो कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो ये इस जो ये दीवार है इस पर भी तो कोई ना कोई फोर्स लगा ही रहे हैं ना। ये जो दीवारें हैं इस पर भी ये कण फोर्स लगाए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? गैस का दबाव। आगे है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यानी जो गैस फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म में है, क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड और गैस से ठोस सॉलिड, क्या बन सकते हैं ये? चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। आप देखो, ये एक्टिविटी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक बीकर में 150 ग्राम 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लेना है। उसको प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देना है कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बीकर लिया, इसमें बहुत सारे बर्फ़ के कण हैं। ठीक है, इसमें हमने ये थर्मामीटर लगा दिया एक, और थर्मामीटर का एक सिरा बर्फ़ को टच होना चाहिए। ठीक है, इतना कर दिया। आगे देखते हैं कि धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू है, गर्म कर रहे हैं, ये गर्म हो रहा है यहाँ पे, और हमको टेम्परेचर नाप लेना है कि पहले क्या टेम्परेचर था इस थर्मामीटर में और गर्म करने की हीट देने के बाद क्या टेम्परेचर होगा। ठोस से द्रव में अवस्था में होने वाले परिवर्तन को हमको नोट करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ लेना है और हिलाते हुए गर्म करना है जब तक उबलने ना लगे। अब ये कांच की छड़ हमने डाल दी, इससे हम शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं पूरे पानी को जब तक ये उबल नहीं जाता। थर्मामीटर के माप पर बराबर नज़र रखनी है और अधिकतर जलवाष्प, यानी इसको वेपर नहीं बननी चाहिए, इसकी भाप बन के उड़ ना जाए, वहाँ तक गर्म करना है। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हमको नोट करना है। अब देखो, जैसे हमने बर्फ़ के कणों को हीट दी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, यानी पदार्थ तो वो अपनी स्वरूप, अपना अवस्था बदल सकता है। अब देखो, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जैसे ये ठोस के कण थे, जैसे हमने इसको हीट दी नीचे से, तो ये क्या हो गए? मूव करने लगे, तो ये दूर दूर जाने लग गए। ठीक है, इसलिए इसकी अवस्था क्या हो गई? स्टेट इसकी चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इसमें, गर्म करते हैं तब। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, यानी कि गर्म ऊष्मा, यानी जो हम आग दे रहे हैं, गर्म करने पर जो ऊर्जा के कण हैं वो बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती हैं, यानी उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है जिसके द्वारा वो चिपके हुए थे बर्फ़ में, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है, ऐसी अवस्था आती है जब ठोस जो है वो पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। अब देखो, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जो हमारा बर्फ़ था वो पिघलकर लिक्विड बन गया, पानी बन गया, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। यानी कि जैसे हम हीट दे रहे हैं तो जितनी मिनिमम हीट पर वो पिघलने लग गया ना, तो उस पॉइंट को, उस डिग्री को, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बोल देते हैं। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की सामर्थ्य को दिखाता है, यानी कि उसका सामर्थ्य दिखाता है कि इतनी हीट पर जो है ये ठोस है, या ठोस के जो कण हैं वो अपना आकर्षण बल खो देंगे, इतनी हीट देंगे तो वो उसका सामर्थ्य दिखाता है। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन की प्रक्रिया कहते हैं, संगलन भी बोलते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान तो समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अब जैसे हम हीट कर रहे थे तो उसमें ऊष्मा भी उसमें लग रही थी ना, तो अब पानी ठोस तो हमारा गल के द्रव हो गया, टेम्परेचर उतना ही, लेकिन वो जो ऊष्मा है वो कहाँ गई? तो गलने के प्रोसेस में आपने ये ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। अब कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। ये उस ऊष्मा क्या कर रही है? उसके अंदर जो भी आकर्षण बल है उसको तोड़ रही है, जो कि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जितनी भी हीट मिल रही थी उसको, वो जो हमारी बर्फ़ थी वो उसने क्या उसको अवशोषित कर लिया है। ठीक है, और
यह माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब देखो, हमने बर्फ़ को एकदम द्रव बनाने के लिए, हमने ठोस को द्रव बनाने के लिए जितनी भी हीट दी है, उस हीट को उस बर्फ़ ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो वो ऊष्मा, उसमें जो भी हमारे पास सामग्री थी, आइस थी, उसके अंदर चली गई, तो वो हमारी लेटेंट हीट हो गई, गुप्त ऊष्मा हो गई। यहाँ गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय छुपी हुई से है। अब वो तो बर्फ़ के अंदर छुप गई ना। अब देखो, हमारे पास ठोस अवस्था थी, जैसे ही हमने उसको ऊष्मा दी, वो हमारे पास हो गई द्रव अवस्था में। उसको हमने वापस ऊष्मा दी, वो हो गई हमारे पास गैसीय अवस्था में। अगर कोई चीज़ हमारे पास गैसीय अवस्था में हो, यानी गैस हो, चलो, तो उसको जब हम कूलिंग देंगे, शीतलता देंगे, कूल करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था को जब हम कूलिंग देंगे, तो वो हो जाएगी ठोस अवस्था में। यानी कि ये जो सर्कल है, ये चलता ही रहेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला कि जो भी हमारा पदार्थ होता है, वो ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, सॉरी, गैस, और गैस से द्रव और ठोस, आपस में परिवर्तन होता रहता है इनका। चेंजेबल है ये, इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है। अब आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने समझाया है, प्लीज़ अच्छे से समझना एक एक, और जो भी आपको वर्ड या जो भी लाइन, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया, प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि आगे की जो वीडियो होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे, एंड क्वेश्चन आंसर भी अलग से वीडियो में सारे करेंगे, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पार्ट रखते हैं, बाकी आगे का हम इस वीडियो की पार्ट 2 में रखेंगे। ठीक है। तो अब बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इनमें क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपको इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, ट्रस्ट मी। ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों को भी बताओ कि हिंदी मीडियम में भाई अच्छा कंटेंट आ गया है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।